जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके विद तरुण। आज की वीडियो में भाग 4 के बारे में पढ़ेंगे। भाग 4 में आर्टिकल 36 से 51 के बीच में दिया गया है और भाग 4 को जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहते हैं, यानी डीपीएसपी कहते हैं। डीपीएसपी का फुल फॉर्म होता है डायरेक्शन डायरेक्शन प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी पॉलिसी। तो डीपीएसपी का फुल फॉर्म हो गया। और भाग 4 को जो है डीपीएसपी भी कहते हैं, राज्य की नीति निर्देशक तत्व, जो आर्टिकल 36 से 51 में है। इससे पहले भाग 1, भाग 2 और भाग 3 मौलिक अधिकार का संपूर्ण तरीके से हम बताए हुए हैं। यदि आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से देख सकते हैं। देखिए, भाग 4 जो राज्य की नीति निर्देशक तत्व है, आर्टिकल 36 से 51। देखिए, पहले तो हम भाग 4 के नीति निर्देशक तत्व के बारे में कुछ जानकारी लेंगे, फिर आर्टिकल पे आएंगे। देखिए, आर्टिकल 36 से 51 टोटल आर्टिकल बताएंगे। ठीक है, तो आप लोग पहले राज्य के निर्देशक तत्व के बारे में कुछ जान लीजिए। देखिए, संविधान निर्माताओं के द्वारा भविष्य के सरकारों के लिए दिए गए दिशा निर्देश जिनका पालन सरकार नीति निर्माण करेगी। देखिए, डीपीएसपी इसलिए लाया गया था ताकि राज्य जो है अपने राज्य के लोगों का सही तरीके से पालन या उसका निर्देश का पालन करा सके। देखिए, इसको जो है भारतीय संविधान में आयरलैंड के संविधान से लिया है। आयरलैंड ने आयरलैंड ने आयरलैंड के संविधान में स्पेन से लिया गया। तो इसका मूल बात समझिए कि भारतीय संविधान में आयरलैंड के संविधान से लिया गया है डीपीएसपी, और आयरलैंड के संविधान में स्पेन के संविधान से लिया है। देखिए, 1935 के अधिनियम में डीपीएसपी को निर्देशों का उपकरण कहा गया है। मतलब 1935 का जो भारत शासन अधिनियम आया था, उसी वही अधिनियम में जो है डीपीएसपी का जो है कार्य दिया गया था, नियम दिया गया था, जिसके कारण 1935 के अधिनियम को जो है डीपीएसपी का जो है निर्देशों का उपकरण कहा गया है, यानी इंस्टॉलमेंट ऑफ द इंस्ट्रक्शन कहा गया है। देखिए, नीति निर्देशक तत्व भारत में लोक कल्याणकारी राज्य का की स्थापना करती है। तो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना किसमें है? तो भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी में करती है। देखिए, यह आर्थिक सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करता है। कौन? तो डीपीएसपी। देखिए, नोट, राज्य का नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी। यह कथन जो है केटी शाह का है। केटी शाह ने डीपीएसपी के बारे में कहा है कि यह राज्य का नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक के अनुसार जो है अदा की जाएगी। मतलब राज्य जब चाहेगा तब इसे अदा कर सकती है। देखिए, ग्रेनविल ऑस्टिन ने डीपीएसपी को संविधान का आत्मा कहा है। कौन कहा है? कौन कहा है? ग्रेनविल ऑस्टिन ने। टीटी कृष्णाचारी ने संविधान निर्माताओं का इच्छाओं का कूड़ादान कहा है। टीटी कृष्णाचारी ने। तो कौन क्या कहा है, और डीपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ले ली है, कहाँ से किस आर्टिकल में कहाँ से लिया गया है और इसके बारे में कौन क्या कहा है। तो आइए आर्टिकल 36 में आते हैं। देखिए, आर्टिकल 36 में है कि आर्टिकल 36 में राज्य की परिभाषा दी गई है। यह परिभाषा आर्टिकल 12 की तरह है। तो आर्टिकल 12 को हम मौलिक अधिकार में बताए हुए थे कि राज्य की परिभाषा क्या है, कौन राज्य है जिसमें राज्य का या सरकारी पैसा या सरकारी तंत्र जिसमें इन्वॉल्व हो, तो वह राज्य कहलाता है। तो आर्टिकल 12 को जो है संपूर्ण तरीके से हम बताए हुए थे मौलिक अधिकार में। आप वहाँ भी जाके देख सकते हैं या आप याद रख सकते हैं कि राज्य की परिभाषा जो है आर्टिकल 36 में दिया गया है। आर्टिकल 37 में जो है कि डीपीएसपी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, अतः इनकी प्राप्ति के लिए न्यायालय जाने का अधिकार नहीं है। मतलब डीपीएसपी यदि लागू नहीं होती है किसी भी राज्य में, तो इसके लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते। न्यायालय में ये वाद योग नहीं है। कौन? डीपीएसपी। देखिए, आर्टिकल 38 में क्या कहा गया है? आर्टिकल 38 में राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। कौन? राज्य। देखिए, राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए जो है सामाजिक व्यवस्था बनाएगी राज्य। देखिए, इसके अंतर्गत न्याय का सिद्धांत निहित है, जिसमें सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। जब प्रस्तावना पढ़िएगा तो 3 तरह का न्याय के बारे में बताया गया है। तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये डीपीएसपी में भी कहा गया है। देखिए, न्याय का सिद्धांत जो है प्रस्तावना है उसमें भी दिया गया है एवं डीपीएसपी आर्टिकल 38 में उल्लेखित है। देखिए, आर्टिकल 38 खंड 2 पढ़िएगा, जानिएगा। तो इसमें दिया गया है कि आय, प्रतिष्ठा और सुविधाओं तथा अवसरों की असमानताओं को समाप्त करने का प्रयास करेगा। कौन? तो राज्य।
देखिए, इसके लिए जो है न्यूनतम मजदूरी एक्ट लाया गया था 1948 ईस्वी में, प्रसूति सुविधा अधिनियम 1961 में लाया गया था, इसी के आर्टिकल 38 के ही अनुसार। देखिए आगे, देखिए आर्टिकल 39 को आपको थोड़ा-सा विस्तार से जानना होगा, क्योंकि आर्टिकल 39 काफ़ी इम्पोर्टेंट आर्टिकल है डीपीएसपी का। देखिए आर्टिकल 39 का कई खंड है, सभी खंड को हम लोग जानेंगे। आर्टिकल 39 को में जो है दिया गया है, पुरुषों एवं स्त्रियों को आजीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार है। इसके अनुसार आर्टिकल 39 क के अनुसार जो है पुरुष एवं महिलाओं को जो है आजीविका चलाने के लिए जो पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार जो है आर्टिकल 39 क में दिया गया है। आर्टिकल 39 ख में जो है समाज में भौतिक संसाधनों के स्वामित्व का उचित वितरण होना चाहिए। आर्टिकल 39 ख में ये चीज़ दिया गया है। आर्टिकल 39 ग में जो है आपका दिया गया है कि अर्थव्यवस्था में धन तथा उत्पादन के साधनों के अहितकारी केंद्रीकरण का निषेध, मतलब अर्थव्यवस्था में धन और उत्पादन का जो है एक केंद्र में ही नहीं कर बल्कि सारे लोगों को इनको सही तरीके से मिलना चाहिए, ये आर्टिकल 39 ग में कहा गया है। और आर्टिकल 39 घ में जो है इसमें कहा गया है कि पुरुषों एवं स्त्री दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन मिलेगा। तो समान कार्य के लिए समान वेतन पुरुष पुरुष और स्त्री को दोनों को मिलेगा, ये आर्टिकल 39 घ में कहा गया है। देखिए देखिए सरकारी संस्थाओं में तो ये चीज़ लागू हो जाती है, मगर जब गैर सरकारी या प्राइवेट संस्था में देखते हैं तो वहाँ पे टीचर और जो महिला टीचर होती है उसमें थोड़ा बहुत अंतर देखने मिलता है, मगर ऐसा नहीं देखने के लिए मिलना चाहिए। तो कहीं-कहीं देखने में मिलता है, मगर अब क्या करिएगा, जब ये चीज़ हो रहा है तो आप भी समझ ही सकते हैं। देखिए 39 अंगों में दिया है कि पुरुषों, स्त्री एवं श्रमिकों एवं बच्चों को मजबूरी में प्रतिकूल रोजगार में जाने से रोकना। मतलब पुरुष, स्त्री और श्रमिकों को जो है ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जो उसके प्रतिकूल हो। ये 39 में दिया गया है। 39 में जो है बच्चों को स्वतंत्र और गरिमा के साथ विकास का अवसर प्रदान करना और कुपोषण से बचाना, ये 39 आर्टिकल 39 में दिया गया है। देखिए आगे, यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखिए आर्टिकल 39 ए में जो है 39 ए को जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। इसमें क्या कहा गया? निःशुल्क विधिक सहायता जो करेगा, आर्टिकल 39 ए में ये चीज़ कहा गया। ये क्या है कि यदि आप कोई गरीब आदमी है, वो कोर्ट में जाके केस करता है, तो उनको यदि वकील को पैसा देने के लिए नहीं है, तो राज्य जो है वकील को एक सरकारी वकील रखेगा, वो केस लड़ेगा उसका। ठीक है? ये 39 ए में यही चीज़ कहा गया है और ये 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। इसमें थोड़ा-सा विस्तार से इसको जान लेते हैं। 39 ए जो है फ्री लीगल एड है। इसके अंतर्गत निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान है, जिसके अंतर्गत 1987 में जो है नालसा, सालसा और डालसा की स्थापना की गई थी। नालसा केंद्र में, सालसा राज्य में और डालसा जिला में। देखिए नालसा का पूर्ण फॉर्म होता है राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, सालसा का होता है राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और डालसा का जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की स्थापना, जिसे 9 नवंबर 1995 से लागू किया गया इन तीनों को। तो 39 ए को भी जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 में। देखिए आर्टिकल 40 काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और आप इसे जानते ही होंगे क्योंकि ये कई बार आप लोग के सामने ज़रूर आया होगा। आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों का गठन के बारे में चर्चा की गई है। इसके तहत ग्राम पंचायतों का गठन किया गया, परंतु संवैधानिक दर्जा 73वें और 74वें संविधान संशोधन 1992 में दिया गया। नोट: यह आर्टिकल 40 यानी गांधी जी की के ग्राम स्वराज की अवधारणा को प्रतिबिंबित करता है। आर्टिकल 40 क्या दिया है? ग्राम पंचायतों का गठन कब मिला था संवैधानिक दर्जा? 73वें और 74वें संविधान संशोधन 1992 ईस्वी में। इसको भी विस्तार से पढ़ेंगे फिर आगे कभी ग्राम पंचायत गठन के बारे में। देखिए आर्टिकल 41, देखिए आर्टिकल 41, 42 और 43 को एक छोटा-सा रूप में समझिए कि आर्टिकल 41 में जो है काम के बारे में चर्चा किया गया है। यदि आपके राज्य में जो है व्यक्तियों को जो है काम के बारे में काम काम देना, ठीक है? 42 दिया है काम जो दिया गया है उसमें कंडीशन देना और 43 दिया है कि काम कर रहा है तो आपको उसको मज़दूरी देना, ठीक है? तो आइए इसको विस्तार से जानेंगे 41, 42 और 43 को। देखिए 41, आर्टिकल 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार, ये आर्टिकल 41 में दिया गया है। देखिए राज्य अपनी सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर रहते हुए जो है लोगों के लिए जो है काम पाने, शिक्षा पाने, बेकारी या बेरोजगार भत्ता जो दिया जाता है
बुढ़ापा बुढ़ापा, ठीक है, बीमारी और निःशक्तता या विकलांग या दिव्यांग को जो है इसको इस दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार का प्रभावी उपबंध करेगी राज्य। देखिए, एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि विकलांग को जो साइकिल दी जाती है वह किस आर्टिकल के थ्रू दी जाती है, तो आर्टिकल 41 के थ्रू ही। तो आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। बेरोजगारी भत्ता जो मिलता है वो आर्टिकल 41 के तहत ही। शिक्षा पाने मतलब जो स्कॉलरशिप मिलता है वो आर्टिकल 41 के तहत ही। उसके बाद बुढ़ापा में जो पेंशन मिलता है और बीमारी, ये सभी जो आर्टिकल 41 के तहत ही मिलता है। ठीक है, तो आप इसे भी ध्यान में रख सकते हैं, काहे क्योंकि पूछ लिया जाता है कभी-कभी, तो इसे ध्यान में रखिएगा तो आप इसे मार दीजिएगा 41, आर्टिकल 41। आर्टिकल 42 है कंडीशन, मतलब कम करने की कंडीशन के बारे में बताता है। देखिए, काम की न्यायसंगत और मनवोचित दशाओं काम तथा प्रसूति सहायता का उपबंध करेगा। आर्टिकल 42 देखिए, राजकम की न्यायसंगत और मनोवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध करेगा। ये आर्टिकल 42 में कहा गया। आर्टिकल 43 में जो है जो आप काम कर रहे हैं वो उसका आपको एक निर्वाह मजदूरी जो है मिलना चाहिए। देखिए, कामगारों के लिए निर्वाह मजदूरी, जीवन स्तर एवं अवकाश की व्यवस्था करेगा। कौन? आर्टिकल 43। देखिए, जिसमें जो है कुटीर उद्योग को जो है प्रोत्साहित किया जाएगा। आर्टिकल 43 के तहत ही। देखिए आगे, देखिए आर्टिकल 43 ए में जो है राज्य उद्योगों में लगे उपकरणों संगठनों के प्रबंधन में कामगारों का भाग लेना सुनिश्चित करेगा। आर्टिकल 43 ए में ही कहा गया। इस आर्टिकल को जो है 43 ए को 42वें संविधान संशोधन 1976 में जो है जोड़ा गया था। देखिए आर्टिकल 43 बी, इसे भी 97वें संविधान संशोधन 2011 में जोड़ा गया था। देखिए 97वें संविधान संशोधन 2011 के माध्यम से संविधान में जोड़ा गया है। इसमें जो है सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन के बारे में प्रबंधन करता है। तो सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन के बारे में प्रबंधन आर्टिकल 43 बी में करता है। देखिए आर्टिकल 97 में संविधान संशोधन 2011 में जोड़ा गया था। आर्टिकल 19(1)(c) जो हम बताए हुए थे मौलिक अधिकार में, आर्टिकल 43 बी डीपीएसपी में, और पंचायत में जो है भाग 9 बी को जोड़ा गया था। ठीक है, तो आप इसे भी ध्यान में जरूर रखिएगा। और इसमें आर्टिकल 43 243 जे एच और से 243 जेड टी तक जो है जोड़ा गया था 97वें संविधान संशोधन के थ्रू। देखिए आगे, देखिए आर्टिकल 44 तो आप लोग जानते ही होंगे, यूसीसी है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, देखिए इसको थोड़ा सा विस्तार से जानते हैं। देखिए, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता लागू करने के लिए राज्य प्रयास करेगा। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट ने सायरा बानो बेगम 2017 वाद में 3 तलाक को असंवैधानिक घोषित कर दिया। कौन सा केस में? सायरा बानो बेगम केस 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने जो है 3 तलाक को जो है अवैध घोषित कर दिया था। देखिए, शाह बानो बेगम वाद 1985 में हुआ था। देखिए आर्टिकल उसके बाद भारत में जो है यूसीसी, भारत में एकमात्र राज्य है गोवा जहाँ यूसीसी लागू है। यूसीसी का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो आर्टिकल 44 से 44 में दिया गया है। आर्टिकल 45 देखिए, आर्टिकल 45 में जो है राज्य जो है 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को प्रारंभिक बाल अवस्था की देखभाल और शिक्षा की व्यवस्था करेगा। आर्टिकल 45 में 0 से 6 याद रखिएगा, राज्य 0 से 6 वर्ष के बच्चों को जो है प्रारंभिक बाल अवस्था की देखभाल और शिक्षा की व्यवस्था करेगा। इसी के अनुसार जो है आंगनबाड़ी केंद्र जो है खोला गया था सभी राज्यों में। देखिए, 86वां संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से आर्टिकल 21 ए के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है, और इसको मौलिक अधिकार में भी जोड़ दिया गया था। शिक्षा भी मौलिक अधिकार का मौलिक अधिकार है। आर्टिकल 21 ए में 86वां संविधान संशोधन राइट टू एजुकेशन जोड़ा गया था। कब? 2002 में 86वां संविधान संशोधन आर्टिकल 21 ए। देखिए आर्टिकल 45 देख लिया, आर्टिकल 46 देखते हैं। देखिए आर्टिकल 46 थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। देखिए आर्टिकल 46, देखिए राज्य जो है एससी मतलब अनुसूचित जाति, एसटी मतलब अनुसूचित जनजाति और दुर्बल वर्ग, यहाँ ओबीसी का चर्चा नहीं किया गया, दुर्बल वर्ग के लोगों के लिए शिक्षा एवं अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि करेगा। देखिए ईडब्ल्यूएस जो है 103वें संविधान संशोधन में आरक्षण दिया गया था 10% हमारे संविधान में। ठीक है, तो ये 46वां संविधान संशोधन के तहत ही एससी एसटी और दुर्बल वर्ग के लिए शिक्षा एवं अन्य चीज़ के लिए राज्य प्रयास करेगी, उसकी वृद्धि के लिए प्रयास करेगी। इसी के अनुसार जो ईडब्ल्यूएस 103वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है 10% ईडब्ल्यूएस को आरक्षण। 46 देख लीजिए, आइए 47 देखते हैं।
देखिए आर्टिकल 47 इसमें दिया गया है राज्य जो है लोगों के लिए पोषाहार, जीवन स्तर और लोक स्वास्थ्य के लिए को सुधारने के लिए जो है कर्तव्य करेगा। कौन? राज्य। किसके लिए? पोषाहार, जीवन स्तर और लोक स्वास्थ्य के लिए सुधारने के लिए प्रयास करेगा। और इसी में दिया है मादक पदार्थों और नशीले पदार्थों को जो है सेवन सेवन पर प्रतिषेध करेगा। इसी के अनुसार जो है शराबबंदी कई राज्यों में किया गया है। देखिए औषधियों में मादक पदार्थों के उपयोग पर रोक नहीं है। नोट शराबबंदी आर्टिकल 47 के तहत ही बिहार में शराबबंदी किया गया है। ये आर्टिकल 48 जो कृषि और पशुपालन का संगठन के बारे में चर्चा है। देखिए आर्टिकल 48 में जो है कृषि और पशुपालन का संगठन। देखिए आर्टिकल 48 के अनुसार राज्य जो है कृषि, पशुपालन, गाय, बछड़ा या दुधारू गाय, गोवध जो है का प्रतिषेध करेगा। देखिए कृषि पशुपालन को जो है वैज्ञानिक प्रणालियों से करने का अनुसार करेगा। गाय, बछड़ा, दुधारू को नस्लों का जो परीक्षण करेगा। गोवध का जो है प्रतिषेध करेगा यानी उनका रक्षा करेगा। देखिए आर्टिकल 48 ए में जो है इसको 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़ा गया। इसमें पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन एवं वन्यजीवों की रक्षा का प्रयास करेगा। इसके लिए जो है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लाया गया। राष्ट्रीय वन नीति 1988 में, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में लाया गया। का निर्माण जो है आर्टिकल 48 ए के तहत किया गया और 48 ए को जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। आर्टिकल 49 में क्या दिया गया है कि राज्य जो है राष्ट्रीय महत्व जैसे स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का जो है संरक्षण करेगा। कौन? राज्य राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का जो है संरक्षण करेगा। देखिए इन वस्तुओं की अवैध खरीदारी और निर्यात आदि पर रोक है। जो हमारे पुराने धरोहर हैं उस पे जो है उसकी सुरक्षा करेगा राज्य और उनके खरीद बिक्री या अवैध पर जो है रोक लगाएगी। आर्टिकल 50 आप लोग जानते ही होंगे कि पृथ्वी का मतलब 50-50 है। 50-50 करके याद रखिएगा। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। ठीक है 50-50 का पृथक्करण। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। देखिए राज्य की लोक सेवाओं में कार्यपालिका से पृथक्करण करने के लिए कदम उठाएगा। वर्तमान में डीएम प्लस कलेक्टर एक ही पद है। देखिए डीएम राज्य का जो सर्वोपरि होता है। कलेक्टर ये भी कुछ दशाओं में अपना निर्णय देता है। तो एक तो कह रहा है आर्टिकल 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, मगर कलेक्टर जो है कई कई निर्णय खुद भी देते हैं। ठीक है। देखिए आर्टिकल 51। देखिए यह भारतीय विदेश नीति का आधार है। राज्य विभिन्न राष्ट्रों के मध्य जो है सम सम्मानपूर्ण संबंधों का विचार करेगा, अंतर्राष्ट्रीय विधि बनाएगा, संधि बाध्यताओं के प्रति आदर तथा अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता का प्रयास करेगा आर्टिकल 51 के तहत। ठीक है? तो आर्टिकल 51 आप सीधे ही याद रखिएगा। जो ये आर्टिकल 51 है, ये जो है विदेशों के साथ संबंध कैसा रहेगा राज्य का या भारत का, तो उसके उस पे चले जाएगा आर्टिकल 51। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आप आर्टिकल 51 तक देख लिए। आर्टिकल 51 ए तो मूल कर्तव्य है जिसको हम भी बताएंगे। देखिए आर्टिकल देखिए डीपीएसपी का विभाजन किया गया था। डीपी में राज्य की नीति निर्देशक तत्व को जो है 3 भागों में बाँटा गया। एक है गांधीवादी तत्व, एक समाजवादी तत्व, एक उदारवादी तत्व। गांधीवादी तत्व में जो है आर्टिकल 40, आर्टिकल 43, आर्टिकल 43 क, आर्टिकल 46, आर्टिकल 47 और आर्टिकल 48, ये सभी आर्टिकल जो है गांधीवादी तत्व है। और समाजवादी आर्टिकल जो है आपका आर्टिकल 38, आर्टिकल 39, आर्टिकल 39 क, आर्टिकल 41, 42, आर्टिकल 43, आर्टिकल 43 क और आर्टिकल 47, ये सभी जो है समाजवादी तत्व आर्टिकल है। और उदारवादी आर्टिकल जो है आपका आर्टिकल 44, आर्टिकल 45, आर्टिकल 48, उसके बाद आर्टिकल 48 क, आर्टिकल 49, आर्टिकल 50 और आर्टिकल 51 जो है ये उदारवादी तत्व है। तो गांधीवादी, समाजवादी और उदारवादी तीनों आर्टिकल को हम बता दिए और सभी आर्टिकल को पहले ही बता दिए हैं। देखिए मौलिक अधिकार और डीपीएसपी नीति निर्देशक दोनों में जो है क्या अंतर है और दोनों एक दूसरे से अलग कैसे हैं। देखिए प्रकृति ये जो है नकारात्मक मौलिक अधिकार जो नकारात्मक है क्योंकि ये राज्य के विरुद्ध दिया जाता है, राज्य को कार्य करने से रोकता है मौलिक अधिकार। और प्रकृति इसका जो है ये वाद योग है। ठीक है, ये न्यायालय में वाद वियोग है और उसको मौलिक अधिकार को जो है यूएसए मतलब अमेरिका के संविधान से लिया गया है। वहीं डीपीएसपी का बात करें, ये सकारात्मक प्रकृति के हैं।
ये राज्य को जो है कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करता है। ये अवाद योग्य है, मतलब ये आप इसके लिए न्यायालय नहीं जा सकते हैं। इसको जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड ने स्पेन के संविधान से लिया है। देखिए, एक केस हुआ था कि मौलिक अधिकार और डीपीएसपी में जो है बड़ा कौन है, ठीक है? सुप्रीम कोर्ट में एक केस पहुँचा था, उसको भी हम बताते हैं। एक केस हुआ था मौलिक अधिकार और डीपीएसपी में कौन बड़ा है। देखिए, आर्टिकल 39 बी और आर्टिकल 39 सी के लिए हुआ था। के लिए जो है मूल अधिकार आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 का जो है उल्लंघन किया जा सकता है, आर्टिकल 39 बी और 39 सी को लागू करने के लिए। देखिए, ये केस हुआ था 1980 में। मिरमा मिल्स मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मौलिक अधिकार एवं डीपीएसपी का एक दूसरे का पूरक कहा है। किस केस में? तो मिनवा मिल्स केस 1980 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मौलिक अधिकार और डीपीएसपी एक सिक्के के दो पहलू है या एक दूसरे के पूरक है, और एक सिक्के के दो पहलू भी कहा है। ठीक है, तो केस आप याद रखिएगा, और दोनों जो एक दूसरे का पूरक है या एक ही सिक्के के दो पहलू है। ये सुप्रीम कोर्ट ने मिनवा मिल्स 1980 में जो केस हुआ था इसमें कहा कहा गया था। तो टोटल आर्टिकल 51 तक देख लिए। आने वाली वीडियो में हम मूल कर्तव्य को बताएंगे अच्छे तरीके से। उसके लिए आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को भी आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। चलिए, थैंक यू। जय हिंद।